हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा इंटीजर का, है ना, हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा। अब डिवीजन के केस में क्या होता है, ठीक है, डिवीजन जो होता है ना सेम होता है। मल्टीप्लिकेशन में जो साइन रूल्स हमने पढ़े थे वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले थे, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। बट इसमें डिवीजन में हमें चेक करना है कि जब हम किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा हमारे पास इंटीजर ही आता है, क्या आता है हमेशा हमारे पास इंटीजर। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, मैंने लिख दिया 8 अपॉन, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ आपके लिए 8 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 4। ये तो आपको पता है ना, 2 4 से 8 होता है, राइट, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो आपके पास ये क्या आया, ये इंटीजर आया। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ यहाँ पर हमें भी समझ लेते हैं कि हमारे पास दो अगर इंटीजर्स होंगे और अगर उनके साइंस अलग अलग हुए जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करे थे, तो हमारे पास किस तरह से इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे या नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। एंड इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा हमारे पास इंटीजर आता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से साइंस आ सकते हैं और किस तरह से। फाइन, तो यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल में ये लिख दूँ -8 डिवाइड बाई 2, -8 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे सॉल्व, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया था हमने, जो माइनस हमें दिखता है, अगर एक माइनस दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा एक माइनस लगा देते हैं, है ना। इसी तरह से डिवीजन में भी सेम रूल चलेगा। अगर आपके पास एक माइनस आपको दिख रहा है तो आप एक माइनस सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, वही 4, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 8 को आपको डिवाइड करना है -2 से, इस तरह से मैंने लिख दिया, सिंपल है। मैंने वही लिखा 8 डिवाइडेड बाई 2, है ना, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 किया था, उसके बाद -8 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या है -4। अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ -2 से तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, सेम आएगा। कैसे, देखो -1 दिख रहा है ना, मुझे एक माइनस दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एक माइनस लगा दूंगी, सिंपल। एक माइनस दिख रहा है तो हम माइनस लगा देते हैं आंसर में हमारे। एंड देन जब इसे हम डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, सिंपल, वही आ गया। तो मैं देख रही हूँ कि ये वाला केस और ये वाला केस, अगर मैं माइनस इस वाले इंटीजर के साथ लगाऊं या फिर इस वाले इंटीजर के साथ लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आंसर में, है ना। तो मैंने देखा कि जब मैं दो इंटीजर्स को डिवाइड करती हूँ विद डिफरेंट साइंस, तो अगर मतलब कि सेम ऐसे आपके पास इंटीजर्स हो और साइन आप सिर्फ उनके ऑर्डर्स चेंज कर दो तो भी आपके पास आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर कोई भी दो इंटीजर्स है हमारे पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि यहाँ पे ये a पॉजिटिव है और ये b क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है ना। और ऐसे यहाँ पर a यहाँ पे नेगेटिव ले लिया आपने और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि a को जब मैं -b से डिवाइड करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, a को जब मैं -2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास सेम आंसर आएगा जब मैं -2 को -8 को 2 से डिवाइड करूँगी, है ना, आएगा ना। देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वही माइनस आ गया, यहाँ पे एक माइनस था, माइनस आ गया, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास एक माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा, एंड डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि जब आपके पास दो इंटीजर्स और आप उसे डिवाइड करोगे तो आपके पास इस तरह से आंसर्स सिमिलर आएंगे, अगर आप इनके साइंस चेंज कर दो तो, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है जैसे कि -8 डिवाइडेड बाय -2, इस तरह से मैंने ले लिया। यहाँ पे तो एक साइन की बात हो रही थी, मतलब कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही थी इस केस में। एंड अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि आपके पास दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप कैसे करोगे, सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ही चलेगा इसमें। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया था, अगर दोनों माइनस थे तो हम क्या कहते थे कि भाई माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गया, या फिर माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, फाइन। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास और आंसर क्या आ जाएगा, सीधा 4, है ना। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। और साइन यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, क्योंकि माइनस माइनस थे, दोनों ही माइनस थे, तो कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो गया। चलिए ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जब दो माइनस होंगे तो वो कैंसिल आउट होकर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी दो इंटीजर्स को लेते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं, तो हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा दो पॉजिटिव इंटीजर के डिवीजन के। मतलब कि अगर मैं इस केस में ये कहूँ कि 8
डिवाइडेड बाय 2, तभी तुम्हारे पास 4 ही आएगा, है ना। ये दोनों ही सेम है, दोनों ही तो सेम है। अगर मैं दोनों के नेगेटिव इंटीजर्स लगा दूँ साथ में, मतलब नेगेटिव साइन लगा दूँ सॉरी, और नेगेटिव इंटीजर बना दूँ दोनों को, तो उन दोनों का आंसर भी सेम आएगा एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का आंसर भी सेम आएगा डिवीजन के केस में। फाइन, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब समझते हैं कि क्या सभी डिवीजन, जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास हमेशा ही एक इंटीजर आता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा -6 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से मैंने कहा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई -6 से ये डिविजिबल है 3 से, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक माइनस दिख रहा है, एक माइनस लगा दिया सिंपली, एंड जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके लिए, मैंने ले लिया 10 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से ले लिया, या फिर मैं ले लेती हूँ -5, ठीक है। 10 को -5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर एक माइनस दिख रहा है, सबसे पहले साइन देखना है, साइन देखा हमने कि एक ही माइनस है, तो हमने यहाँ पे सीधा एक माइनस लगा दिया, सिंपल बात खत्म। आगे जब मैं 10 को डिवाइड करूँगी 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्लियर। इस तरह से ये भी क्या आया, ये भी एक इंटीजर आया, है ना, तो ये भी एक इंटीजर आ गया। चलिए अगर मैं आपको कहूँ 9 डिवाइडेड बाय -2, इस तरह से अगर मैं आपको दे दूँ, तो आप क्या बोलोगे कि 9 क्या -2 से डिविजिबल है। तो आप इसको किस तरह से लिखते हो, अगर ये ऐसे दिया गया है तो इसका मतलब कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 डिवाइडेड बाय -2, इस तरह से लिख सकती हूँ ना। तो अब इस केस में ये डिविजिबल नहीं है, क्या है ये, डिविजिबल नहीं है। जब ये डिविजिबल नहीं है, ये किसके फॉर्म में आ गया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब कि इंटीजर नहीं रहा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब कि डिवीजन के केस में हमेशा जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे वो दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कि जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, -6 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय -5, इस तरह से जब डिविजिबल वाले होंगे, जो डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम कहेंगे कि जब हम डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास एक इंटीजर आएगा, है ना। देखो इंटीजर सी तो आए, पीछे एग्जाम्पल्स जो मैंने इतने सारे लिए थे यहाँ पर, ये सारे ऐसे थे जो डिविजिबल थे। 8 जो था वो 2 से डिविजिबल था, इस तरह से यहाँ पे भी ये सारे डिविजिबल थे, सब सेम ही लिए थे, हमने सिर्फ साइन का इधर उधर किया था सिंपल। यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल लिया था सब सेम ही थे, बट यहाँ पे क्या समझे हम कि जब भी हम इस तरह से मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए, वो आंसर क्या निकालेगा, वो एक इंटीजर देगा हमें, है ना, उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। इस तरह से यहाँ पे भी हमने यही समझा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, -8 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज इक्वल टू 2 विच इज एन इंटीजर, है ना। हम कह सकते हैं कि इंटीजर है। अगर मैं इस तरह से इसमें लिखूँ -8 डिवाइडेड बाय -4, है ना, इस तरह से हम लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी हमें क्या पता है कि जो माइनस और माइनस होते हैं वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर दूँ, है ना। 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2, सिंपल। अब जब 2 आया है तो 2 क्या है, 2 तो एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस रिजल्ट इज एन इंटीजर। इसी तरह से अगर मैं ये बोल दूँ, मैं उल्टा बोल दूँ इसका, मैंने बोल दिया कि आप -4 को डिवाइड करो -8 से, ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। पर ये डिविजिबल तो है, ध्यान से देखना है इस केस को, ये डिविजिबल तो है पर ये उल्टा है, क्योंकि छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है। तो इसका मतलब कि 4 1 हो जाएगा, ये 4 2 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। और जैसे ही फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आने का मतलब कि जो आगे ना कटे, ये आगे नहीं कटेगा ना, कैंसिल आउट नहीं होगा, ये आगे 1/2 तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये इंटीजर नहीं आया, क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं वो इंटीजर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता हमारे पास। ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो ये जो है वो इंटीजर का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर, रिजल्ट इंटीजर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, -8 डिवाइडेड बाय 3, देखो -8/3 है, तो क्या ये आगे डिविजिबल है, यहाँ पे ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, ठीक है, पर क्या 3 से 8 डिविजिबल है, नहीं है ना। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एन इंटीजर, है ना, हम कह सकते हैं। एंड सिमिलरली इस केस में मैं कह सकती हूँ कि ये इंटीजर नहीं है,
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 3/8 है, दोनों ही डिविजिबल नहीं है। ऊपर से ऊपर जो है वो छोटा नंबर है और नीचे जो है वो एक बड़ा नंबर है। तो उसका मतलब कि डिवाइड में हमें ध्यान रखना है कि एक तो ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए, नीचे छोटा नंबर होना चाहिए, और वो भी छोटा वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को पूरा पूरा ख़त्म कर दे, है ना, मतलब कि पूरा प्रॉपर हमारे पास आंसर आ जाए कट कर, रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है ना। तो इस केस में हम कहेंगे कि डिवीजन में जब हम दो इंटीजर्स को हमेशा डिवाइड करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ही एक इंटीजर आएगा। हमने कितने सारे केसेस देखे इसमें कि हमारे पास फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, राइट। तो डिवीजन में इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट है आपके पास कुछ ये स्टेटमेंट्स दी गई है जिनको आपको ऑब्जर्व करना है। सो सबसे पहले देखो -8 डिवाइडेड बाय 1, मैं कह सकती हूँ -8 डिवाइडेड बाय 1, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, -8 ही तो आएगा, है ना। किसी भी खाली नंबर के नीचे, किसी भी खाली नंबर के नीचे 9, 10 कुछ भी, उसके नीचे हम 1 तो लगा ही देते हैं, है ना। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वही सेम नंबर आएगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाले सीन में होता था। मल्टीप्लिकेशन में भी तो सेम होता था। सेम नंबर को अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आंसर आता था, बिल्कुल सेम आंसर, वही सेम इंटीजर आ जाता था हमारे पास। एंड दिस इज ऑल्सो सेम, राइट। जैसे कि मैं इसमें बोलूँ कि -25 है मेरे पास, डिवाइड करना है हमें 1 से, तो हमारे पास सेम यही आंसर आएगा, -25। ऐसे ही सेम देखो, -11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -11 आएगा, -13 को डिवाइड करेंगे 1 से -13 आएगा, देन -48 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -48, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, -37, सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी कोई भी इंटीजर है, ए को, किसी भी इंटीजर को हम जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा, वापस होकर रिपीट वही आंसर आ जाएगा। यही तो हो रहा है, तो सारे नंबर्स वही आ रहे हैं, वापस रिपीट होकर सेम आंसर्स आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय 1, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वही ए ही मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते आगे। नेक्स्ट है क्या होगा कि अगर हम किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करें, है ना। अभी हमने देखा कि 1 से डिवाइड करने पे तो सेम चीज़ आती है, बट अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही है, सेम। अगर हम मल्टीप्लाई में क्या करते थे, हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते थे किसी भी इंटीजर को तो हमारे पास आंसर वही आता था, सेम इंटीजर आता था, है ना। और जब -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आता था, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि जब हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस इंटीजर का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आएगा। ओके, जैसे कि -25 होगा तो +25, -5 होगा तो +5, +6 होगा तो -6, इस तरह से आपके पास उस नंबर के एडिटिव इन्वर्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो -8 को -1 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया ना, -8 का 8। इस तरह से मैं कह सकती हूँ -25 को जब मैं करूँगी -1 से डिवाइड तो क्या होगा, 25 आएगा मेरे पास, एडिटिव इन्वर्स -25 का इस 25। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ -9 को मुझे -1 से डिवाइड करना है, इस तरह से, ठीक है। तब क्या कहते हैं, माइनस और माइनस क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बचा, 9 ही तो बचा, 9 ही बचा ना। इसी तरह से हम सिंपली कहते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स हमें लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -11 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में 11 था तो नेगेटिव में हो गया। सिंपली -37 को -1 से करेंगे तो आपके पास 37 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 48। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। सो इसी के साथ हमारी जो डिवीजन का जितना भी हमें समझना था कंसेप्ट वो कंप्लीट हो गया है। एंड अब इसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन सभी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। तो सबसे पहले वाला करते हैं। सबसे पहले हमारे पास -30 डिवाइडेड बाय 10, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, -30 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, तो मैंने देखा कि 0 से 0 कट गया, मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली -3। क्या बच गया, -3 तो बचा, अपॉन में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो -3 बचा, सिंपल खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही आप बी कर सकते हो। बी में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 50 को जब -5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से कटेगा ये, है ना। देखो 50 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा, 10, है ना, और एक माइनस तो है ही, मतलब कि -10 आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर है। नेक्स्ट भी आप कर सकते हो, माइनस, उसमें क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन मतलब कि माइनस माइनस कट जाते हैं एंड साइन आपके पास कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव का। तो 36 को हमें डिवाइड करना है 9 से, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। इतना तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट देखो इसमें, ये भी बहुत ईजी आप कर सकते हो, मैं करवाती हूँ ई वाला। 13 को डिवाइड करना है हमें -2 + 1, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ता है। सो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा और उसी के बाद वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन बाद में नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले 13 का, तो वो 13 ही रह जाएगा हमारे पास। 13 को एज इट इज लिख देना है, पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखो -2 + 1 है, -2 + 1 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, बचा 1 एंड ग्रेटर कौन सा नंबर है, 2 है, तो मतलब कि -1 लग जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, -1। या फिर ना भी लिखूँ मैं, मुझे पता है ये चीज़ कि जब मैं 13 को -1 से डिवाइड करूँगी तो आई नो, है ना, इनफैक्ट वी नो, हमने अभी साथ में करा था, वी नो कि जब हम किसी भी नंबर को -1 से डिवाइड करते हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स आता है, ये पढ़ा था हमने। तो ऑब्वियसली 13 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, -13, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमारे पास, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। ये f वाला देखो, f वाला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 0 को डिवाइड करना है -12 से। सो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, 0 को -12 से डिवाइड करना है। और हमें पता होना चाहिए कि जब भी ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 0 हो या फिर डिनोमिनेटर में 0 हो, आपके पास हमेशा आंसर 0 ही होगा। चाहे यहाँ पर 0 हो, अपॉन में -12 हो, या फिर -12 ऊपर होता और नीचे 0 होता, डिनोमिनेटर में 0 होता आपके पास, तब भी आपके पास आंसर जो आता वो 0 ही आता, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा आंसर 0, सिंपल। चलिए नेक्स्ट कर लिया आपने, f भी कर लिया, g भी कर लेते हैं साथ में, हम g कर लेते हैं यहीं पर ही। g है हमारे पास -31 डिवाइडेड बाय -30 + -1 ब्रैकेट क्लोज, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले वही चीज़ है, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है ना। अभी सीखा हमने, इसमें सेम उसी तरीके से है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर -31 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है माइनस, और ये देखो यहाँ पर आ जाएगा -30 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा ये -31 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, साइन क्या लगता है, हमेशा माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 30 और 1 ऐड हो जाएगा 31 एंड साइन लगेगा माइनस का। आगे देखो, जब हम -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, और 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, सिंपल। चलिए नेक्स्ट हो गया। अब हमारे पास बचता है h एंड, तो देखिए h तो आप खुद से कर लेंगे, ये वाला तो खुद से कर सकते हैं। आपको पहले इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना है एंड देन डिवाइड कर देना है 3 से, ठीक है। ये तो खुद से कर सकते हैं आप। चलिए इस पार्ट को भी साथ में कर लेते हैं अब। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो अब इसे साथ में करते हैं हम। सो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, एक ये ब्रैकेट दिख रहा है और एक ये ब्रैकेट दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करते हैं, दोनों को ही सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एंड साइन हमेशा जो ग्रेटर नंबर होगा उसका लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। 6 में से 5 गया, 1 बचा, ग्रेटर नंबर 6 था, उसका साइन लग गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, आपके पास क्या बचा, 1 एंड ग्रेटर नंबर 2 था तो इसलिए -1 बच गया। अब देखो, एक तो ये -1 है, -1 को -1 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को जब हम -1 से डिवाइड करते हैं तो हम उसका एडिटिव इन्वर्स लिख देते हैं। तो -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, सिंपल। तो इस तरह से हमने ये सारे ही क्वेश्चन कर लिए। देखो कितने सिंपल थे, कितने इजी थे, कुछ नहीं है, आपको ये बड़े देख के भी घबराना नहीं है, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चंस। आपको सिंपली करते रहना है और आपके पास आंसर सिंपली आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a b c। सो आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है a b c, ओके। तो आपको
आपको क्या करना है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है ये आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये बोला गया है। तो आपके पास क्या है, ये पहले वाले का फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास A ये है, B है -4 एंड C है -2। तो हम क्या करेंगे, हम LHS पहले सॉल्व करेंगे एंड देन RHS करेंगे एंड उसके बाद इन दोनों को कंप्यूट करके देखेंगे। फाइन, चलिए LHS करके देखते हैं। LHS है हमारे पास A डिवाइडेड बाय B प्लस C, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए, जहाँ आपको A दिखेगा वहाँ पे आप A की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ B दिखेगा B की वैल्यू, एंड एज इट इज़ जहाँ पे C दिखेगा वैसे ही एज इट इज़ C की वैल्यू पुट कर देनी है। एज इट इज़ वैल्यूज पुट करनी है जो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, चलिए तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइड तो लग नहीं रहा, इसको डिवाइड बना देते अच्छे से। चलिए, तो A क्या है आपके पास 12 है डिवाइडेड बाय B क्या है आपके पास -4 एंड C क्या है आपके पास 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने A B C की वैल्यूज़ को पुट किया। फाइन, अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली हम इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -4 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, -4 माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो मतलब कि यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा आपके पास 2 एंड ग्रेटर नंबर आपके पास 4 था तो आपके पास माइनस लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 12 को 2 से -2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक माइनस दिख रहा है तो एक माइनस तो रख जाएगा, है ना। एंड जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, है ना। इस तरह से आपके पास LHS तो निकल कर आ गया -6। अब आपको क्या निकालना है, RHS फाइंड आउट करना है, तो RHS भी निकाल लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। इस तरह से है, इसे भी सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। A क्या है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय B, B है -4 प्लस A क्या है हमारे पास 12 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करना है आगे। तो 12 को जब मैं -4 से डिवाइड करूँगी तो देखो माइनस है तो एक माइनस है तो माइनस तो लग जाएगा। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे आगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया, 3 बचा एंड ग्रेटर नंबर कौन सा हमारे पास 6 है, इसका लगे +6 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं ये वाले 6 और 3, तो इसका मतलब कि ये दोनों ही जो आंसर्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना। LHS आपके पास कुछ और आया है और हम ऐसे लिख सकते हैं कि -6 जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया है, मतलब कि बिल्कुल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, हेंस वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया। यही वेरीफाई करना था हमें कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो साइन है ना इक्वल में, इस तरह से, इसका क्या मतलब होता है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है, ये प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट हम ये वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम LHS निकालेंगे सबसे पहले। तो LHS क्या था हमारे पास, A डिवाइडेड बाय B प्लस C, यही था सिर्फ, हाँ यही था। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको भी। यहाँ पे हमारे पास A B C की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है, इस वाले से डिफरेंट है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो A क्या है हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय B क्या है 1 प्लस C भी 1 है, -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। इसको करेंगे, देखो एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, इस तरह से 5 आ जाएगा, है ना। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये LHS आ गया है, हम RHS फाइंड आउट कर लेते हैं। RHS है हमारे पास A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। इसको भी सॉल्व करना है। A हमारे पास 12 था, सॉरी मैं पहले वाला लगाने लग गई थी। A मेरे पास -10 है डिवाइडेड बाय B है 1 प्लस अगेन A -10 है एंड डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो -10 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, ये हमने सीखा था, जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही सेम नंबर आ जाता है ना, सेम नंबर आ जाता है। तो इसका लगे -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 ही। इस तरह से इसमें भी जब हम -10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास -10 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 10 एंड 10 20 आ जाएगा आपके पास। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इसमें भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास -5 और यहाँ पर आ रहा है आपके पास -20। तो हम कह सकते हैं
देयरफॉर -5 इज़ नॉट इक्वल टू -20 एंड LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 369 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास 369 वापस आ जाए। ऑब्वियसली 1, ये तो पता है। आप तो तुरंत बता दोगे कि देखते ही बता दोगे आप 369 को किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वही सेम 369 आ जाए, 1 से करेंगे। ऐसे ही जब मैं -206 को किससे डिवाइड करूँगी, मेरे पास 1 आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए ना, 1 चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली सेम नंबर से सेम ही साइन के साथ जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा, आएगा ना। देखो -206 है, अपॉन में जब मैं -206 से करूँगी तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, 206 और 206 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर ना 1 नहीं लिख के 0 लिख देते हैं जब डिवाइड करते हैं। तो ऐसा मत करना, हाँ, ये गलत हो जाएगा आपके पास। ऑब्वियसली आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, है ना। 206 को आप 206 पे किस पे काटेंगे, 206 × 1, है ना, 206 ही आएगा। तो इस तरह से इसमें 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -206। अब मैं किस नंबर को 1 से डिवाइड किया, मेरे पास ये नंबर है -87। ऑब्वियसली -87 को ही डिवाइड करूँगी जब मैं -87 को 1 से डिवाइड करूँगी तभी तो मेरे पास -87 आएगा, वापस सेम नंबर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 20 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास -2 आए, -2 है। तो आप सिंपली देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो मतलब कि एक माइनस तो लगेगा, एक माइनस तो लगेगा। अब देखो कि 20 को क्या किसी से डिवाइड किया होगा जबकि आंसर क्या आया है, 2 आया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 10 होगा, तभी तो देखो 20 को -10 से डिवाइड किया गया होगा, 0 से 0 कट गया होगा, ये -1 है तो एक माइनस लग गया होगा, यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियसली -2 आया होगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। -75 को किससे डिवाइड करेंगे, मेरे पास -1 आए। मैं -75 को किससे डिवाइड करूंगी कि मेरे पास -1 आए। तो देखो यहाँ पे क्या है, -75 को अगर मैं 75 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 1 ही तो -1 आएगा, है ना। ये माइनस है, एक माइनस तो लग जाएगा, और ये 75 से 75 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब कि -75 के जब मैं एडिटिव इनवर्स को डिवाइड करूंगी उसी नंबर से ना, तो मेरे पास -1 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें भी सेम है, -87 को मैं, इसमें सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो आउटकम है, जो रिजल्ट है दैट इज 87। तो -87 को हम किससे डिवाइड करेंगे, मेरे पास 87 है। ये भी पता है कि जब ये क्या आ रहा है, ये -87 है, यहाँ पे क्या है 87 है, तो ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है ना, -87 का एडिटिव इनवर्स हो गया, है ना। तो ये इसका मतलब कि एडिटिव इनवर्स कब आता है, जब हम -1 से डिवाइड करते हैं। करके देख लो, -87 को जब मैं -1 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 87, माइनस माइनस कैंसिल आउट। इस तरह से ये वाला भी देख लेते हैं। 48 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, मेरे पास -1 आए, तो ऑब्वियसली ये वाला सेम ही है, सेम है। यहाँ पे 48 है तो उसका लगे एडिटिव इनवर्स होगा इसका, सेम वही स्टोरी होगी इसकी भी। -48 को जब मैं अपॉन में 48 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक माइनस तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और ये 48 से 48 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी एक नंबर को मेरे को 4 से डिवाइड करना है कि -3 आए। आपके पास रिजल्ट क्या है, -3, तो मतलब कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें माइनस होगा, क्योंकि इसमें तो माइनस नहीं है, तो मतलब एक माइनस तो होगा ना, तभी तो माइनस आया है इसमें। तो मैं किस नंबर को 4 से डिवाइड करूँ कि मेरे पास 3 आ जाए, क्या आ जाएगा, 3 आ जाए। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ 12, कह सकती हूँ ना कि मैं -12 को जब 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें देखो 4 3 12 होता है ना, तो आपके पास ये तो आ जाएगा, 4 3 12, आगे 12 आंसर। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम इसमें मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन था ना, यस, ये क्वेश्चन भी हमारा पे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। सो वी हैव टू टेक 2 इंटीजर्स जिनको हम जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -3। ओके, कुछ पेयर्स हमें ऑलरेडी गिवन है 6 एंड -2, बिकॉज 6 को जब हम डिवाइड करते हैं -2 से तो हमारे पास क्या आता है, -3। सो बेसिकली हमें 2 इंटीजर्स चाहिए जिनको डिवाइड करके हमारे पास -3 आना चाहिए। तो बहुत ईजी है, जैसे कि मैं कह दूँ पहला इंटीजर, देखो पहले तो आपके पास -3 है ना, तो मतलब कि 3 ऐसा समझ लीजिए कि किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करके मेरे पास 3 आना चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि 21 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या है,
मेरे को -3 चाहिए ना, मेरे को -3 चाहिए। जब मैं इनको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास तो 3 आएगा, तो मेरे को माइनस में चाहिए, तो मैं किसी भी एक को माइनस बना देती हूँ, सिंपल। और इसी तरह से मैं एक और ले लेती हूँ, इनको जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास -3 आएगा। ऐसे ही मैं ले लेती हूँ -7 को, सॉरी 21 को जब मैं डिवाइड करूँगी -7 से, मेरे पास -3 तो आएगा, वापस आएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, एंड ये माइनस जो है ये माइनस का माइनस लग जाएगा। क्लियर? इस तरह से मैं कह सकती हूँ -15 को मैं जब डिवाइड करूँगी 5 से तो भी मेरे पास -3 आएगा, एंड जब मैं 15 को -5 से डिवाइड करूँगी तभी मेरे पास -3 आएगा। कैसे? जब मैं -15 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 5 3 से 15, इस तरह से 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 3 आएगा, और इस एक माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सिमिलरली इसमें भी सेम 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, एंड इस एक साइन की वजह से यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस। तो अभी एक और बनाना है हमें, 5th वाला भी बनाना है, मतलब कि 4 बन चुके हैं, तो और एक और ले लेते हैं हम, -18 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, देखिए -18 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 3 6 18, इस तरह से 18 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 5 पेयर्स आ जाएंगे। 5 पेयर्स कौन कौन से? इस वाले केस में मेरे पास पेयर्स कौन से थे, एक तो -21 एंड 7, और इसमें था 21 एंड -7, और इसमें था हमारे पास -15 एंड 5, एंड यहाँ पे था 15 एंड -5, एंड यहाँ पे था -18 एंड 6। इस तरह से हमें पेयर्स लिखने थे तो हमने पेयर्स लिख दिए। देखिए पेयर्स कैसे लिखे हुए थे, 6 एंड -2, इस तरह से हमें पेयर्स लिखने तो हमने पेयर्स लिख दिए। पेयर्स कैसे, -21 एंड 7 लिया था, ऐसे 21 एंड -7 लिया था, ऐसे -15 एंड 5 लिया था, इसी तरह से हमने 5 पेयर्स बना दिए। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्या बताया, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव 0। ठीक है, क्या बताया कि 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे। ठीक है, क्या है 12 नून, दोपहर के 12 बजे कितना था टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस है अबव 0। अबव 0 का क्या मतलब है कि 0 से ऊपर, है ना। अगर मैं नंबर लाइन से देखूँ तो 0 से ऊपर का क्या मतलब है कि मतलब कि पॉजिटिव साइड चलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया ना, ये टेम्परेचर शो कर रहे हैं, सारे नंबर्स क्या शो कर रहे हैं आपके पास, टेम्परेचर्स। ठीक है, मतलब कि ये 1 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ऐसे 10 डिग्री तक, और यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इस तरह से। तो क्या बताया है कि 10 डिग्री सेल्सियस 12 नून पे था। ठीक है, टेम्परेचर 12 नून पे दोपहर के 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो हर घंटे वो 2 घंटे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वो कम होता जा रहा है, हर घंटे 2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज का मतलब कि कम होता जा रहा है, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज का मतलब कि कम होता जा रहा है। अनटिल मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक क्या हो रहा है कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हर घंटे 2-2 घंटे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, हर घंटे 2-2 घंटे 2-2 सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ओके, इस तरह से बताया गया है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से नीचे। ठीक है, 0 से नीचे। हमें इस पे क्या बताया था कि 12 नून पे जो टेम्परेचर है वो अबव 0 है, मतलब कि पॉजिटिव साइड पे चलेगा। और जब बोला है कि 8 डिग्री बिलो 0 का मतलब कि 0 से नीचे, मतलब कि नेगेटिव साइड पे चलेगा, तो इसका मतलब कि हमसे पूछा गया है कि -8 डिग्री सेल्सियस पे -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे जाके होगा, किस टाइम पे जाके -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हर घंटे जब 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, तो पूछा है कि -8 डिग्री किस टाइम पे जाकर होगा, ये पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन का हम यूज़ करेंगे, सो दैट कि हमें ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है ना। आपके पास टेम्परेचर बताया हुआ है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस एंड 12 PM 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद से 2-2 डिग्री हर घंटे कम होता जा रहा है, तो हम 2-2 डिग्री कम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 डिग्री कम हुआ, 10 में से 8 हो जाएगा, 2 डिग्री 1 2। अब ऐसे ही 2-2 डिग्री कम होते जा रहे हैं हर घंटे, 2-2 डिग्री कम होते जा रहे हैं।
जब तक हम -8 तक ना पहुंच जाए तब तक हमें देखना पड़ेगा कि ये -8 पे कब पहुंच रहे हैं ना, मतलब कि किस आर में पहुंचेगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं 2 डिग्री कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि -8 तक पहुंच गया है ना, -8 तक पहुंच गया। तो अब मैं यहाँ से समझ सकती हूँ कि यहाँ पे अगर 12 PM पे 10 डिग्री सेल्सियस था तो 11 नॉट 11 दैट्स 1 PM पे 1 बजे कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन हमें -8 डिग्री सेल्सियस पूछा है। ध्यान से क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बिलो 0 बोला है मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस बोला है। तो यहाँ पर 1 PM पे कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 1 के बाद अब कितना होगा 2 PM, इसके बाद 3 PM, ऐसे ही ये 4 PM, देन ये 5 PM हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 PM, ये 7 PM। मतलब कि बेसिकली ये 7 PM में आपके पास जो डिग्री आएगी, टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 PM में कितना आ जाएगा हमारे पास -4 डिग्री। ऐसे ही 8 PM पे -6 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही 9 PM में जाके हमारे पास क्या आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रात के 9 बजे जाकर ये 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस कब आएगा 9 PM। 9 PM में जाके हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब कि 12 बजे, मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे। अब कितना पूछा है कि रात के 12 बजे 12 AM, ऑब्वियसली 12 AM होगा, रात के 12 बजे 12 AM होगा। तो 12 AM में आपके पास कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, कितना सेल्सियस होगा, ये पूछा है कितना टेम्परेचर होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कह सकते हैं, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ तक कितना हो गया था 9 PM, अभी और ये 2 डिग्री कम होता जाएगा। यहाँ पे देखो ये 9 PM था, ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 PM, इस तरह से ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12 AM, इस तरह से। तो हमने देख लिया कि कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 12 AM में ये 10 डिग्री से कम होते होते 2 डिग्री हर घंटे कम होते होते कितना पहुँच जाएगा ये -14 डिग्री सेल्सियस तक। इसको अगर हम ऐसे लिख के समझना चाहें वैसे भी लिख के समझ सकते हैं हम। किस तरह से, हमें पता है कि 12 PM पे कितना था 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 12 PM पे 10 डिग्री सेल्सियस था। एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ पर कितना देखा हमने कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम -2 से इनफैक्ट, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है ना, 2 डिग्री हर घंटे कम हो रहा है, -2 हो रहा है ना, -2 मतलब कि कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली -2 लगाएंगे, नेगेटिव इंटीजर लगेगा। और कितने घंटे थे, 12 घंटे थे। 12 PM से लेके 12 AM तक कितने घंटे हो गए टोटल, 12 घंटे हो गए ना टोटल पूरे, फिर से 12 घंटे हो गए। तो हम 12 से इंटू कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हर घंटे 2 जो टेम्परेचर कम हुआ है, टोटल कितना टेम्परेचर कम हुआ। तो हमने देखा कि इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, एंड के माइनस का माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया कि रेट मतलब कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, हमें निकालना है 12 AM का, हमें 12 AM का टेम्परेचर निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसके फाइनल इनिशियल टेम्परेचर से हम इसके टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया है ना, डिफरेंस ही तो निकालना है हमें। माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 12 AM में 12 बजे कितना टेम्परेचर था। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ऑब्वियसली माइनस, तो 24 में से 10 गया तो कितना बचा 14, एंड ग्रेटर नंबर कौन सा 24, तो मतलब कि साइन किसका लगेगा 24 का, तो मतलब माइनस लग जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो उसका मतलब कि 12 AM में कितना टाइम बच गया, मतलब कि कितना 12 AM में कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने इस नंबर लाइन पे भी समझा है ना। तो नंबर लाइन से भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लिख के करना है तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सो जितने भी हमारे पास जितने भी करेक्ट आंसर्स होंगे क्लास टेस्ट में, क्लास टेस्ट लिया गया है जिसमें जितने भी करेक्ट आंसर्स होंगे उसके लिए +3 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, +3 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे किसके लिए, नेगेटिव मतलब -2 मार्क्स दिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। सिंपल, करेक्ट आंसर्स के लिए हमें +3 मिलेंगे एंड इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हमें -2 मिलेंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर आपने कोई उस क्लास टेस्ट में किसी ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होंगे, 0 मार्क्स। सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट पार्ट बताया हुआ है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स। सो राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया है उसके क्लास टेस्ट में। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने कितने 12 करेक्ट आंसर्स करे हैं, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो हमें पूछा गया है कि अगर उसने इतने 12 करेक्ट आंसर्स करे हैं तो इनकरेक्ट आंसर्स उसके कितने थे, ये फाइंड आउट करने, हमें टोटल मार्क्स बता रखा है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं सबसे पहले सोल्यूशन फर्स्ट। तो सबसे पहले है कि उसने कितने मार्क्स करे हैं, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, राधिका के टोटल मार्क्स है 20। ठीक है, उसके 20 मार्क्स टोटल है। देन हमारे पास कितना है, 12 उसने करेक्ट आंसर्स करे हैं। सो करेक्ट आंसर्स 12 किए हैं। ठीक है, अगर ये हम मार्क्स निकालना चाहे कि उसने अगर 12 करेक्ट आंसर्स करे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन के लिए उसको +3 मिले होंगे। तो हम निकाल लेते हैं कि +3 × 12 है ना। उसने 12 करेक्ट आंसर्स करे, हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए हमें +3 मिल रहे थे, तो उसको कितने मिले होंगे देख लेते हैं। हमारे पास कितना ही हो जाएगा 36। ठीक है, तो उसके पास उसने करेक्ट आंसर्स तो 12 करे थे जिसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आने चाहिए थे 36, लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं 20। तो ऑब्वियसली उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस करे होंगे। तो हम देख लेते हैं कि 36 में से 20 माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि कितने रह जाएंगे। तो हमने देखा कि उसने करे होंगे, इनकरेक्ट आंसर्स निकालने हमें, इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके टोटल मार्क्स में से हम जब उसके ये मार्क्स को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से उसके मार्क्स कटे होंगे, मतलब कि जिसकी वजह से उसके नंबर माइनस हुए। तो हमने देखा कि 20 उसके टोटल मार्क्स है एंड 36 उसके टोटल मार्क्स करेक्ट आंसर्स की वजह से आए होंगे। तो हमने देखा कि इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -36 में से 20 गया तो आपके पास कितना बच जाएगा 16। एंड साइन किसका बच जाएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर आपके पास 36 है। तो -16 ऐसे मार्क्स है, ये मार्क्स बताए हुए हैं, ये मार्क्स है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मार्क्स है हमारे पास। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर्स हमें फाइंड आउट करने के इनकरेक्ट आंसर्स उसने कितने किए होंगे, है ना। तो हमें पता है कि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -2 मिले होंगे, है ना। हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -2 मिले होंगे, है ना। तो इसका मतलब कि मैं कह सकती हूँ इस तरह से कि अगर उसके पास इनकरेक्ट क्वेश्चन x थे, हमने मान लिया कि इनकरेक्ट क्वेश्चन उसके कितने हैं x, सिंप्लीफाई करके समझा रही हूँ कि अगर उसके पास इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन x किए, हमें नहीं पता कितने उसने इनकरेक्ट किए, और -2 कितना है, हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। तो मतलब कि ऑब्वियसली -2 × x होगा, है ना। जैसे कि हमने इसमें किया 3 × 12, इस तरह से इसमें भी -2 × x करेंगे। तो किसके इक्वल होगा वो, इस -16 के इक्वल होगा ना, -16 के इक्वल होगा ना, क्योंकि हमने निकाल लिया कि कितने मार्क्स ऐसे होंगे जो उसके इनकरेक्ट आंसर की वजह से आए होंगे। तो हमने ये निकाल लिया -16 उसके इतने मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये x को ये छोड़ देंगे, ये -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम इसमें भी यही करेंगे कि हम -16 को डिवाइड कर देंगे किससे, -16 को डिवाइड करेंगे -2 से। इसको डिवाइड करने पे हमें पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो इनकरेक्ट उसने अटेम्प्ट किए, मतलब कि अटेम्प्ट तो करे बट वो इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस है तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8, ये माइनस नहीं ये 8 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्या देखा कि उसके पास उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने निकले, इनकरेक्ट आंसर्स के 8 निकले, मतलब कि उसने करेक्ट आंसर तो 12 किए और इनकरेक्ट आंसर्स कितने किए 8 करे, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम हो गए थे। ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमसे नेक्स्ट पूछा गया है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो मोहिनी जो है उसने कितने स्कोर किए हैं -5,
-5 स्कोर किया है उसका स्कोर है -5 एंड दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। तो उसके पास कितने करेक्ट आंसर्स उसने करे हैं? 7 करेक्ट आंसर्स करे, जबकि उसने करेक्ट आंसर कितने किए? 7, बट उसके मार्क्स कितने हैं? -5। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो कितने क्वेश्चंस हैं जो उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, ठीक है, कितने क्वेश्चन है उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, ये पूछा हमसे। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर क्या बताया, मोहिनी का स्कोर कितना है, ये है सेकंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्स, या टोटल स्कोर भी लिख सकते थे आप, -5, ठीक है, -5 उसका टोटल स्कोर है एंड उसने कितने 7 करेक्ट आंसर्स करे। तो करेक्ट आंसर्स उसके कितने हैं? करेक्ट आंसर्स है 7। तो इसी के साथ हम मार्क्स पता लगा सकते हैं कि उसके करेक्ट आंसर्स की वजह से कितने मार्क्स आए होंगे। 7 है, करेक्ट आंसर 7 करे थे, एक करेक्ट आंसर्स के लिए हमें +3 दिया जा रहा था, तो हम +3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो ये देखो, ये 3 से 7 से क्या आ जाएगा? 21। तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर्स तो उसने 7 किए थे, जिसकी वजह से उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 21 मार्क्स मिलने चाहिए थे, और उसका टोटल स्कोर कितना था? -5। चलिए, अब इसी की तरह सेम जैसे हमने इस फर्स्ट वाले स्टेप में किया था, वैसे ही हमें क्या निकालना है? अब मार्क्स निकाल लेते हैं हम, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मतलब कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम करेक्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स में से हम करेक्ट आंसर वाले के मार्क्स को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे उसे, है ना। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स क्या कह देंगे हम, टोटल मार्क्स में से, टोटल मार्क्स कितना था हमारे पास? -5, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है करेक्ट आंसर्स के मार्क्स, है ना। तो मार्क्स कितने हो गए हमारे पास? 21। तो हम इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो 5 + 21 दैट इज 26, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने हैं? -26, इतना हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इनकरेक्ट आंसर्स निकालने हैं कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसने किए हैं। सो हम निकालेंगे अब इनकरेक्ट आंसर्स। सो इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास मार्क्स आए हैं उसको डिवाइड कर देंगे किससे? जितना एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स दे रहे थे, कितने दे रहे थे मार्क्स? -2, तो हम -2 से ही इसे डिवाइड कर देंगे, है ना। इसी तरह से तो किया था इसमें भी, सेम यहाँ पे मैंने इस तरह से किया था, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। -26 को हमें डिवाइड करना है किससे? -2 से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और 26 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 13 आएगा यहाँ पर, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। 2 1 2 एंड 2 3 6, इस तरह से 13 आपके पास आ गया। तो इसमें हमें पता चला कि उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने अटेम्प्ट करे थे? 13 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे, है ना, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, सेम ही तरह के थे दोनों पार्ट्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो एलिवेटर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब कि ऊपर की तरफ भी मूव करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया है भाई? डिसेंट, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि 6 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो? 6 मीटर पर मिनट, मतलब पर मिनट में वो 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। आगे क्या? इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से ऊपर, है ना, ग्राउंड से ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा? जो हाइट हो जाएगी उसकी वो कितनी हो जाएगी? -10, ठीक है। कितनी हो जाएगी? -10, क्योंकि देखो ये ग्राउंड से ऊपर है ना, ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये माइनस में होगा। अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कितना टाइम लगाएगा वो? हमें टाइम निकालना है, टाइम फाइंड आउट करना है कि वो -350 मीटर पे पहुंच जाए, ठीक है। मतलब कि ये जो एलिवेटर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले? -350 मीटर। तो सबसे पहले हमें इनिशियल हाइट कितनी रखी है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो? 10 मीटर अबव से, है ना। इनिशियल हाइट हो जाएगी हमारे पास -10 मीटर,
क्योंकि -10 मैंने समझा दिया, क्योंकि अबव द ग्राउंड बोला हुआ है तो -10 होगा, क्योंकि देखो डिसेंट जो है वो मतलब कि जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बट यहाँ पर क्या बता रहा है, ये ग्राउंड के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमें -10 मीटर हो गया। तो आपके पास और क्या बता रखा है कि -350 मीटर पे वो कब तक पहुँचेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम टोटल डिस्टेंस अगर निकालना चाहे, टोटल डिस्टेंस मतलब कि एलिवेटर ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर उसने -10 मीटर तो उसमें था ही, है ना, और वो कितना चलेगा, और -350, है ना, हमें निकालना तो यही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को ही प्लस कर सकते हैं, मतलब कि दोनों को ही अगर प्लस कर देंगे, दोनों ही डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, प्लस कर देंगे दोनों को, तो ये पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है ना। टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हम पता लगा सकते हैं कि अब कितने मिनट में या कितने टाइम में वो इस टोटल डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, -350 प्लस 10 -10 इस तरह से। तो हम क्या देंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, एंड ये आपके पास आ जाएगा -360, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -360 आपके पास आ गया टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब हमें ये तो पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -360 आ गया हमारे पास। क्यों आया, कैसे आया, हम ये कह सकते हैं कि 10 मीटर अबव था वो ग्राउंड से, एलिवेटर जो था वो ऑलरेडी 10 मीटर अबव था, ऊपर था, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगा वो वहाँ से 10 मीटर से -350 डिग्री तक, -350 मीटर तक वी विल कैलकुलेट ना। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, -360 मीटर। क्लियर है। इस तरह से हम अब क्या निकालना है, अभी हमें टाइम टेकन निकालना है कि कितना टाइम वो लेगा -350 मीटर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि उसने 1 मिनट में वो कितने, 1 मिनट में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, वो 6 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर वो 6 मीटर ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो -6 मीटर है, -6 मीटर है। क्यों, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका लगे क्या हो जाएगा, ये -6 मीटर ट्रैवल कर रहा है वो। तो अब -6 मीटर ट्रैवल कर रहा है वो, तो इसका मतलब कि हमें कितना निकालना है, हमें मीटर, हमें बोलना है कि कितने 360 मीटर वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि -360 मीटर वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, कितना घंटा कितना टाइम लगाएगा, मिनट लगा सकता है, घंटा लगा सकता है, हम देखते हैं कि कितना टाइम लेगा वो -360 मीटर कवर करने में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे टाइम टेकन टू रीच -350 मीटर। क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर 1 मिनट में वो -6 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो -360 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, हम -360 को -6 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, एंड 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, एंड एक 0 लग गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 60 मिनट। 60 मिनट है, 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। तो हम कह सकते हैं इट टुक 1 आवर टू रीच -350 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल से वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसलिए हमने इसका मीटर कितना लेना पड़ा, हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो -6, पहले वो नीचे आ रहा था तो 6 मीटर, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली -6 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि हमने क्या करा, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ बात करी। ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो -6 आ गया, और इसी तरह से हमने क्या निकाला है कि कितना टाइम लेगा वो इतने पूरे -350 मीटर तक पहुँचने के लिए, -350 मीटर तक पहुँचने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 1 आवर लेगा, 60 मिनट लेगा। क्लियर है। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का भी और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था, एंड इसी के साथ हमारे ये पूरा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी एंड इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद न्यू कंसेप्ट आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।